हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं मार्च 2021 के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सारे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट रखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसे अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है जो कि जनवरी का भी है, फरवरी का भी है। आप इसी चैनल में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है स्पेशली उसे भी मैंने बना रखा है मंथ बाई मंथ। अभी फ़िलहाल तो मैंने जनवरी फरवरी का डाला है, मार्च का तो मैंने डाला, लेकिन वो कल या परसों मैं डाल दूँगी। ओके। और किसी भी तरह का इस वीडियो में किसी तरह का सुधार चाहिए या फिर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या करना है। ओके। और जो भी है, जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ना ना भूलें। प्लीज़ पढ़ लें क्योंकि आने वाली एग्जामिनेशन में काफ़ी ये आप हेल्पफुल होगी। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा है, 50 क्वेश्चंस है। तो बात ना करके मैं बिल्कुल क्वेश्चन की तरफ जाऊँगी। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ आप शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन भी मिल सके अगली वीडियो के लिए। और साथ ही साथ थोड़ा लाइक कर दें, ओके, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। सो प्लीज़ ये चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, इम्पॉर्टेंट है। तो चलें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ चलें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स भी। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस है कौन सी राज्य सी बकथोर्न झाड़ियों का रोपण शुरू करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन दिया हुआ है। बकथोर्न झाड़ियों, कुछ अटपटा नाम लग रहा होगा बट ये मार्च के करंट में है। तो ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो सही उत्तर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की ठंडी रेगिस्तानी इलाकों में से बकथोर्न लगाने की शुरुआत करने की फैसला किया है। यह एक तरह से झाड़ी है। बकथोर्न झाड़ियों क्या है? एक तरह से झाड़ी है जो नारंगी पीले रंग की खाद बेरी पैदा करती है। जो बेरी होती है पीले रंग की वो पैदा करती है इस झाड़ी में। और इसका व्यापक रूप से जो पेट की जो समस्या होती हैं उनके इलाज के लिए काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो झाड़ी ये लद्दाख और स्पीति हिमाचल प्रदेश में ठंडे रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कि देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2021-2025 तक की मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है भारत, चीन, यूके, यूएसए। चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से कौन सही है? तो चीन है। तो चीन के सरकार ने इसकी 14वीं पंचवर्षीय योजना मंजूरी दे दी। इस योजना का चीन द्वारा बड़ी संख्या में रणनीति परियोजना शामिल है। इनमें से कुछ परियोजना में तिब्बत से निकली ब्रह्मपुत्र पर बांध और भारत के सीमा के पास सिचुआन तिब्बत रेलवे लाइन आदि भी शामिल है। कहने का मतलब बांध और रेलवे लाइन के जो परियोजना है उसमें भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर चीन है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में किस हवाई अड्डे निश्चित स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है उदयपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो सही उत्तर है उदयपुर। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एआई के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का दूसरा दौर जुलाई दिसंबर 2020 के बीच किया गया था। इसके परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हवाई अड्डों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की 36 श्रेणियों के आधार पर हवाई अड्डों को रैंकिंग में की गई, जिसमें सर्वेक्षण के दौरान उदयपुर को 4.84 स्कोर के साथ नंबर 1 पे रखा। हालांकि मदुरई तमिलनाडु को दूसरे स्थान पर रहा। तो आप इसे देख सकते हैं कि हवाई अड्डा प्राधिकरण से रिलेटेड जो सर्वेक्षण से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आती है तो आप इसे ध्यान देख लें। फर्स्ट में क्या है? उदयपुर। सेकंड में है मदुरई। ओके, नेक्स्ट, अल्पाइन पौधों की प्रजातियां जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है वह किस राज्य में खोज की गई है? तो आप समझ सकते हैं अल्पाइन पौधों की प्रजातियां हैं काफ़ी संकटग्रस्त है, काफ़ी मतलब बहुत कम मिलती है। अब इसको ऑप्शन दिया हुआ है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन प्लांट के एक नई प्रजाति की खोज 3 संस्थानों की वैज्ञानिकों की टीम ने की है। नई प्रजाति जिसे क्रीमीथोडियम इंडिकम का नाम दिया गया था, हिमालय सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। कहने का मतलब ही ये जो अल्पाइन पौधे से रिलेटेड जो नई प्रजाति मिली है उसका जो नाम है क्रीमीथोडियम इंडिकम। तो आप चेक कर सकते हैं। और ये किस फैमिली से संबंधित है क्योंकि हर प्रजाति, जो भी प्रजाति है वो किसी न किसी फैमिली से संबंधित होती है। तो ये भी सूरजमुखी परिवार से फैमिली से संबंधित है।
ओके, नेक्स्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 का किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जारी किया है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, IMF, ILO, WEF, UNICEF, यूनिसेफ। तो सही उत्तर क्या है? बी, विश्व रोजगार और सामाजिक और आउटलुक 2021 का एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट ILO के प्रमुख प्रकाशनों में से एक है, जो काम के आयोजन के तरीके के परिवर्तन का विवरण देता है और ऑनलाइन वेब आधारित और स्थान आधारित प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों और व्यवसायियों को अनुभव को भी दर्शाता है। कहने का मतलब है कि जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं श्रमिक और व्यवसाय, उनसे रिलेटेड उनको आधार मानकर उनकी अनुभव को भी दर्शाता है और ये एक आयोजन के तरीके के परिवर्तन को विवरण देता है। ये एक तरह से विवरण देता है। हालांकि ILO बहुत तरह के प्रकाशन निकालती हैं। ओके, तो आप इसे आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं ILO के मामले में। हालांकि मैं भी बता देती हूँ कुछ कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इनकी मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ILO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये UN है, यूनाइटेड नेशन का एक संघ है और इनका जो स्थापना हुई है 1919 में हुई है। जो वर्साय संधि से आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, वर्साय संधि जो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो वर्साय संधि हुई थी, जो उसकी वजह से पूरे विश्व में जो आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, उसको लेकर ये ILO को स्थापना किया गया था। तो आप देख सकते हैं। फिर उसके हमारे जो भारत है, ILO का शासी निकाय है। शासी निकाय का मतलब ये सदस्य है, ठीक है ना। तो ILO के शासी निकाय के जो सदस्य हैं और ये अध्यक्ष भी हैं। तो अध्यक्ष ये कब चुना गया है? तो कौन चुना गया है? अपूर्व चंद्रा। इनका नाम जो है अपूर्व चंद्रा है, शायद 2021 तक अपूर्व चंद्रा है। तो याद रखिए, ILO का स्टैब्लिश्ड कब हुआ है? 1919 में हुआ है। और ये किसका मुख्यालय इनका कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इनकी 187 मेंबर हैं। ओके, अगर आप चाहें तो हम इनको लिख भी सकते हैं। ओके, 187 मेंबर हैं, ये जिनेवा में है और 1919 में हुई है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिली है। एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो एक और भी बता देते हैं, 1969 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ओके, और इनका पहले क्या नाम था? इनका जो पहले नाम था IFTU, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इनका जो नाम था पहले 1913 में, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ओके, ओल्ड नेम इसको बोला जाता है। अब ये 1919 में जो बना था संस्था, ये ILO के नाम से बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 187 मेंबर का, ठीक है। और अभी जो अपूर्व चंद्रा है, इनका जो अध्यक्ष है भारत का, वो अपूर्व चंद्रा है। अपूर्व चंद्रा है, आप चेक कर सकते हैं बाद में। ओके, और इनके जो संस्थापक, हमारे जो भारत का जो सदस्य बने थे इस संस्था का, वो 1922 में ही बन गए थे। 1922 में ही बन गए थे हमारे भारत सदस्य। चलिए, ILO के बारे में काफ़ी आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है। अब IMF क्या है? ये IMF क्या है? इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। हालांकि IMF के बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में सुनते ही होंगे। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इनका अध्यक्ष जो है पियरी ओलिवियर गौरीचंद, अभी न्यू बने हैं, याद रखिएगा, ये पूछने का बहुत चांसेस है क्वेश्चन में, गौरीचंद। और इनकी जो मेंबर है पियरी अच्छे से इसमें नहीं हो पा रही है, ओलिवर गौरीचंद। ओके, और ये इनकी स्टैब्लिश हुई है 1944 में, 1944 में। और ये 190 मेंबर है। ये क्या है? 190 मेंबर है, आप याद रखेंगे।
और ये हर तरह का बहुत सारे जो आउटलुक होते हैं, जो प्रकाशन होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, निकालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडेक्स इकोनॉमिक्स फ्रीडम, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स, आप इसको भी देख सकते हैं। इस तरह का जो भी ये निकालते हैं इंडेक्स, वो IMF निकालते हैं। ओके, तो अब ये इसका हो गया। अब WEF का क्या होगा आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी काफ़ी फिर, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। WEF को तो इसका क्या है, ये 1971 में हुई है। ओके, एस्टैब्लिश। और इनका भी हेडिंग जिनेवा ही है, इनका भी हेडिंग जिनेवा हेडक्वार्टर है। और इनका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसका मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है। सार्वजनिक तौर पे और निजी के तौर पे दोनों को आपस में सहयोग करवाना इनका एक मकसद होती है। ये इसलिए संगठन को निर्माण किया है WEF, तो याद रखिए। और अभी जस्ट प्रधानमंत्री 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक दावोस एजेंडा पर दावोस एजेंडा मतलब वहाँ पर गए हैं। ये WEF का फोरम, WEF का वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के उपलक्ष्य पे वहाँ 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में इन्होंने अपने भाषण दिए प्रधानमंत्री जी। और विषय था इनका स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। जो ये कोरोना वायरस जो महामारी आई है, इनको लेकर वहाँ पर पूरे वर्ल्ड का क्या दृष्टिकोण है, अपने अपने पक्ष अपना मत रखे हैं। तो उनका जो जितने भी पक्ष रखे हैं और ये इस विषय के बारे में जो भी बात हो रही है, उनका बोला जा रहा है दावोस एजेंडा। उनको क्या कहा जाता है, दावोस एजेंडा। तो याद रहे, ये करंट का है क्वेश्चंस, तो आप याद रखेंगे। ओके, यूनिसॉप आप चेक कर लीजिएगा बाकी। ओके, ज़्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो फिर। किस मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस उत्पाद के लिए उत्पादों की सूची का अंतिम रूप दिया है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ, वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस उत्पाद। तो गृह मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या है, कृषि मंत्रालय। केंद्रीय कृषि किसान मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कवर किए जाने वाले उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। यह सूची देश भर में 728 जिलों के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग मंत्रालय पर से तैयार की गई है। पहचाने गए उत्पाद के कृषि, बागवानी, पशु, मुर्गी पालन, दूध, मत्स्य पालन और जलीय कृषि समुद्री क्षेत्र से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छा दे दिया, तो आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत सरकार ने किस राज्य में शिक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या ऑप्शन है इसमें। मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। शिक्षा प्रणाली को जो बढ़ावा देना है, विश्व बैंक के साथ इन्हें 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर का परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, वो किस राज्य ने किया है? ओके, तो आप सही उत्तर क्या है, नागालैंड। तो भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड स्कूलों की शासन को बढ़ाने के लिए 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य है कुछ चुनिंदा स्कूलों में शिक्षा और वातावरण को सुधार करना। और नागालैंड इनहैंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसर्च प्रोडक्ट शीर्षक वाली परियोजना भी हाइब्रिड और ऑनलाइन सीखने की प्रौद्योगिकी के रूप में मदद देती है। कहने मतलब पूरी तरह से डिजिटल है, पूरी तरह से हाइब्रिड ऑनलाइन सिखाना है। तो ये जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली को जो विकसित करना है, वो हाइब्रिड और ऑनलाइन सीखने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करवाना है, विकसित करवाना, उसके लिए परियोजना पे हस्ताक्षर किए। तो आप चेक कर सकते हैं, आप इसे पढ़ ले बढ़िया से। किसी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को US एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आप देख लेंगे कि भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, US एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दिशा रवि, अंजलि भारद्वाज, सुनीता कृष्णन, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, प्रशांत भूषण होगा। तो सही उत्तर है अंजलि भारद्वाज। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित 12 भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन में से एक के रूप में चुना गया है। और 48 वर्षीय कार्यकर्ता ने 2 दशकों से अधिक समय तक भारत में सूचना का अधिकार का आंदोलन सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह सतार नागरिक संगठन का संस्थापक भी है। और इसका उद्देश्य
में पारदर्शिता का कार्य में सॉरी यहाँ कार्य होगा, कार्य में पारदर्शिता का जवाबदेही को बढ़ावा देना। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या है, 12 भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनों में से एक के रूप में चुना गया है इनको। ओके, और नेक्स्ट है क्वेश्चंस, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को यूएस एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड को सम्मानित किया है? तो मैंने तो पहले पढ़ा रखा, अभी तुरंत पढ़ाया ना। ठीक है, देख लेंगे आप, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, दिशा रवि, अंजलि भारद्वाज, सुनीता कृष्णन, यहाँ पर प्रशांत भूषण होगा। तो अब देख सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। ओके, 12 भ्रष्टाचारी विरोधी चैंपियनों में से इन्हें चुना गया है इनको। और ये 2 दशकों तक समय में भारत में सूचना का अधिकार जो आरटीआई होती हैं उनके आंदोलन को लेकर ये काफ़ी सदस्य के रूप में, मतलब इनका सदस्य बनी और उनके बाद उनका कार्य किया। तो ये काफ़ी इस संगठन से जुड़ी हुई रही। और सतार्क नागरिक संगठन है, नाम है सतार्क नागरिक संगठन, उनकी वो संस्थापक भी है। तो आप देख सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के 2 चैनल आरएसटीवी एंड एलएसटीवी के संबंध में किस पैनल को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य प्रकाश समिति, सूरज प्रकाश समिति, स्वराज प्रकाश समिति, सूरज सिंह समिति। सही उत्तर है सूर्य प्रकाश समिति। इस समिति का संसद में 2 चैनल आरसीटीवी और एलएसटीवी के संबंध में तौर तरीकों पर काम करने वाले लोकसभा के अध्यक्ष जो परामर्श देते हैं राज्यसभा के सभापति के द्वारा, वो एक नियुक्त पैनल है। ओके, यहाँ एक नियुक्त पैनल है और समिति को सुझाव दिया है, ये जो सूर्य प्रकाश समिति है उन्होंने सुझाव दिया है कि दोनों को मिलाकर संसद के पास एक ही चैनल है, तो इसने हिंदी और अंग्रेजी के प्रसारण के लिए 2 प्लेटफॉर्म का उपयोग भी सुझाव दिया है। ठीक है ना। तो इनको ये जो चैनल है अलग अलग करने के लिए चैनल बताया गया कि आरएसटीवी एलएसटीवी को अलग अलग करना है 2 चैनल में और इनके 2 प्लेटफॉर्म में, और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी के प्रसारण के लिए भी सुझाव दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो इनका आंसर है सूर्य प्रकाश समिति। नेक्स्ट, श्रीलंका किन अन्य 2 देशों के साथ कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करेगा? तो ये इसका क्वेश्चन है, कोलंबो श्रीलंका बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करेगा। तो श्रीलंका किन अन्य 2 देशों के साथ? तो आप इसका ऑप्शन दिया हुआ है यूएस, यूके और जापान, यूएस और जापान, भारत और जापान। तो सही उत्तर है भारत और जापान। श्रीलंका भारत और जापान के साथ कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करेगा। भारत में अपनी अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को नामित किया है। जापान ने अभी तक एक पार्टी को नामित नहीं किया है, जापान नहीं किया, बट भारत तो कर दिया। किसको किया है? तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है अडानी। और WCT परियोजना में भारत और जापान का 75% हिस्सेदारी होगी। इस जो परियोजना चल रही है ना, वो भारत और जापान का 75 हिस्सेदारी होगी। और इस परियोजना को लेकर भारत और जापान दोनों मिलकर ये परियोजना को तैयार करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारका एक्सप्रेसवे किन 2 राज्यों को सौंपी गई है? तो ऑप्शन है हरियाणा और दिल्ली, पंजाब और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वारका एक्सप्रेसवे है, किन 2 राज्यों को सौंपी गई है? तो सही उत्तर है 1, हरियाणा और दिल्ली। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दिल्ली के महिपालपुर में खेरकी दोला और शिव मंदिर को जोड़ेंगे। यह परियोजना 2016 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बहुत देरी के बाद हरियाणा सरकार के द्वारा सौंपी गई थी। कहने का मतलब है कि हरियाणा सरकार के द्वारा ये बहुत बाद में सौंपी गई है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को। ओके, इनको 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और फिलहाल 2 चरण जो है वो गुरुग्राम में होंगे और बाकी के 2 चरण दिल्ली में होंगे। तो आप देख सकते हैं अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो हरियाणा और दिल्ली से संबंधित होगा। कौन सा अलो डिजिटल ग्रीन पास पेश करने जा रहे हैं? तो आप इसे क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, है ना। तो ऑप्शन दिया यूनेस्को, यूरोपीय आयोग, पाहो, OSSC।
सही उत्तर यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग को 17 मार्च एक डिजिटल ग्रीन पार्क पेश करना है, जब यात्रा और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करने वाला इस शिखर सम्मेलन डिजिटल ग्रीन पास, टीकाकरण परीक्षण का परिणाम, वसूली का विवरण से संबंधित जानकारी होगी। यहाँ पर क्या होगा? ओके, ऑलो डिजिटल लिख सकते हैं। क्या है? डिजिटल ग्रीन पास, टीकाकरण के परीक्षण से परिणाम, वसूली और विवरण से संबंधित जानकारी होगी। इनके पास जो जानकारी होगी वो टीकाकरण से संबंधित होगी, वसूली से विवरण से संबंधित होगी। और इस पहल का उद्देश्य यूरोप के सुरक्षित रूप से खोलना, यूरोपीय संघ का विदेशों से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना। कहने का मतलब है जो डिजिटल ग्रीन पास है इनको पेश क्यों किया जा रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो यात्रा और जो गतिशीलता है उन पर ध्यान कर रखना है, और इसी ध्यान को केंद्रित करने के लिए उन्होंने शिखर सम्मेलन किया इस बात पे। और शिखर सम्मेलन में उन्होंने बताया कि ग्रीन पास का डिजिटल ग्रीन पास का टीकाकरण परीक्षण का परिणाम और वसूली का विवरण से संबंधित सारी जानकारी उनके पास अवेलेबल होगी। ओके, यहाँ पर डिजिटल होगा, चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IFAD। सही उत्तर है बी, खाद्य और कृषि संगठन FAO खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करता है। कौन करता है? खाद्य और कृषि संगठन, जो अनाज का तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस, चीनी के एक टोकरी के लिए मासिक परिवर्तन को मापता है। और हाल ही में जनवरी के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में लगातार 9वें महीने में विश्व खाद्य कीमतों की वृद्धि हुई है, जो सूचकांक जुलाई 2014 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। और चीनी और वनस्पति तेलों के वृद्धि के कारण ये वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चंस में मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, चीनी वनस्पति के तेलों की वृद्धि हुई है, तो उसकी वृद्धि को लेकर यहाँ पर लगातार 9वें महीने में विश्व खाद्य कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। ओके, तो ये आप टोकरी यहाँ पर जो टोकरी दिखाया है तो आप देख सकते हैं तिलहन, डेयरी उत्पाद, मान जितने भी सारे उत्पाद है वो एक टोकरी से मापन किया जाता है और उससे निकाला जाता है कि कितना मुद्रास्फीति है। जितने भी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप इस बात को, इस सेंटेंस को समझ जाएंगे कि ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चंस में इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया हुआ है। तो विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे आप, सही उत्तर क्या है? बी, खाद्य और कृषि संगठन। 14 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार मिलियन के अधिक जनसंख्या श्रेणी में कौन सा शहर सबसे शहर के रूप में उभरा है? सबसे शहर के रूप में उभरा है। सबसे अच्छे शहर लिखाएगा यहाँ पे, अच्छे छुट गया, मिस्टेक हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, चंडीगढ़, बेंगलुरु। सही उत्तर है बेंगलुरु। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी जॉब लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरा है। और उन शहरों के लिए रैंकिंग घोषणा की गई जिनके लिए वर्ष 2020 का मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया गया था। लगभग 111 शहरों ने मूल्यांकन अभ्यास में भाग लिया है। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन सा श्रेणी शामिल हुआ? शिमला। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा शहर जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार जो आसानी से वहाँ पर रह सके, हर चीज़ अवेलेबल हो जाए और वहाँ पर जो भी जॉब है, वर्क है, आसानी से उसे मिल जाए। तो बहुत तरह से बहुत सारे कंडीशंस होते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का, पॉइंट बाय पॉइंट होते हैं। उस सारे पॉइंट को फुलफिल करने वाले जो शहर होते हैं वो बेंगलुरु शहर है। ओके, तो यहाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर होगा, बीच में जो होंगे सर्वश्रेष्ठ शहर होंगे, मिस्टेक हो गई है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह को किस स्थान से हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है? तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, साबरमती आश्रम, राजघाट, एकता का मूर्ति, शक्ति स्थल। सही उत्तर है साबरमती आश्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी तक एक प्रतीकात्मक 386 किलोमीटर दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी के 75वां साल का जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव शुभारंभ किया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव क्यों शुभारंभ किया है? तो मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी का नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक मार्च 91 वर्षगांठ का भी चिन्हित किया गया है। उन्होंने इंडिया एट द 75 समेत समारोह के लिए अन्य संस्कृत या डिजिटल पहल भी शुरू की है। तो देख सकते हैं इंडिया एट द 75 क्या है, तो वो अमृत महोत्सव संबंधित है। ओके, और कहाँ से शुरू की गई? तो साबरमती आश्रम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस में अपनी वैश्विक रिपोर्ट में
किस संस्था ने अनुमान लगाया कि 2022 तक अधिकांश अर्थव्यवस्था पूर्व महामारी के अवसर पर वापस नहीं आएगी? किस होगा? ओके, तो ऑप्शन दिया हुआ इंडेरा, मूडीज, S&P, क्रिसल। सही उत्तर है मूडीज। तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोरोना वायरस में अपनी वैश्विक रिपोर्ट जारी की है कि इस बात पर प्रकाश डाला है कि हालांकि कोविड-19 से उत्पन्न होने वाली जो ऋण चुनौतियां हैं अल्पकालिक होगी और अधिकांश अर्थव्यवस्था 2022 तक पूर्व महामारी के गतिविधि के स्तर पर वापस नहीं आएगी। यह धीमी और उबर खबर होने से उम्मीद करती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। ओके, तो वास्तविक सुधार माइक्रो इकोनॉमिक्स आउटलुक के आसपास समान स्तर से अधिक बनी हुई है। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो स्तर से मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोरोना वायरस पे जो वैश्विक रिपोर्ट जारी की है वो किस बात पे, किस आधार पर जारी की है, तो वो यहाँ पे लिख दिए हम कि ये चुनौतियाँ जो चुनौती आई है और आने वाली आगे किस तरीके से स्तर को होंगी वो भी लिख दिए हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स आउटलुक जो समान स्तर से अधिक बनी हुई है। कहने का मतलब जो आसपास जो है वो जो स्तर है उससे अधिक बनी हुई है, तो उसके आधार पर इन्होंने ये बात को बोला है कि अर्थव्यवस्था पूर्व महामारी के अवसर पर वापस अभी नहीं आएगी। पहले की अर्थव्यवस्था पहले जैसा नहीं आएगी। मूडीज कहाँ की है? तो वो अमेरिका का है। मूडीज जो जारी किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका का है। ओके, काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो पहला है असम, दूसरा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में सही क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य के काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। काला नमक चावल राज्य में उगाया जाएगा। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में एक जिला और एक उत्पाद के रूप में मनाया जाता है। तो उस राज्य में पहले झांसी के स्ट्रॉबेरी महोत्सव, लखनऊ में और गुड़ महोत्सव आयोजन किया था। तो उस राज्य में उनके उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ से राज्य ने पहली झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया है। तो आप देख सकते हैं, आप इसे चेक कर, इस इंपॉर्टेंट आप इसको मानेंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकती है इससे भी और इससे भी। ओके, किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक ने खुद को LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया है? LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। G20, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ, आसियान। सही उत्तर यूरोपीय संघ। हाल ही में यूरोपीय संघ के संसद द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया गया है कि 27 सदस्य ब्लॉक LGBTQ स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करता है। प्रस्ताव के पक्ष में 493 और प्रस्ताव के खिलाफ 141 के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया। पोलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोपीय संघ का अधिकांश देश के समान लिंग को संघ का मान्यता देते हैं। समान लिंग का विवाह के लिए कानूनी प्रावधान भी किए हैं। तो ये जो LGBTIQ जो फ्रीडम है वो समान लिंग से रिलेटेड है और इनसे जो प्रावधान किए गए, इनकी जो कानून निकाला गया है वो किस आधार पर निकाला गया है, कहाँ पे प्रावधान किया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक ने खुद को, यहाँ नहीं होगा। ओके, तो किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक ने, तो आप समझ सकते हैं यूरोपीय संघ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संघ तो वो है यूरोपीय संघ, और इन्होंने खुद को LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित कर दिया। बहुत सारे हमारे जो दुनिया में हैं, जो हमारे वर्ल्ड में हैं, बहुत सारे देश इन चीज़ों की मान्यता नहीं देती है। समान लिंग संघ को मान्यता नहीं देती है। समान लिंग भी विवाह करने की मान्यता नहीं देती है। हमारे एक तौर पे भारत भी है, ठीक है ना, कोई इन समान लिंग को मान्यता नहीं देती। बट यूरोपीय संघ ने खुद को इन चीज़ों को मान्यता दिया है। ओके, LGBTIQ फ्रीडम इन चीज़ों को मान्यता दिया है।
किस निकाय ने कहा कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बहुत से रसायन विज्ञान और गणित अनिवार्य नहीं होंगे? ओके, भौतिकी होगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है CBSE, ICSE, AICTE, नीति आयोग। सही उत्तर AICTE। नई शिक्षा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप AICTE ने कहा कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बहुत रसायन विज्ञान गणित अनिवार्य नहीं होंगे। यहाँ पे भौतिकी होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भौतिकी होगा। बहुत टाइपिंग हो गया है, भौतिकी होगा। और ICT ने कहा कि विषय महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बने रहेंगे, लेकिन जो छात्र बायोटेक्नोलॉजी विकल्प चुनते हैं उनके पास इंजीनियरिंग में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अध्ययन करने का विकल्प होगा। कहने का मतलब है कि जो छात्र बायोटेक्नोलॉजी का विकल्प चुनेंगे वो इंजीनियरिंग में गणित और भौतिकी, रसायन विज्ञान के अध्ययन नहीं करने का विकल्प होगा। ठीक है ना। इन्होंने ये बताया है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को प्रवेश के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान और गणित अनिवार्य अब नहीं होंगे। बट वो किस चीज़ के लिए नहीं होंगे? तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं होंगे। ओके, तो आप नई शिक्षा नीति के आधार आप देख लेंगे नई शिक्षा नीति में क्या क्या पॉइंट बताया गया है, क्या क्या मेंशन किया गया है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनी है। माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर किस भारतीय व्यक्तित्व का एक संस्मरण है? तो किरण मजुमदार, इंदिरा नूई, सुधा मूर्ति, शिखा शर्मा। तो सही उत्तर इंदिरा नूई। माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर 65 वर्षीय पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा नूई के संस्मरण है। इसे सितंबर 2021 के महीने में पोर्टफोलियो बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह उनके बचपन से लेकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक बनने तक उनके जीवन का वर्णन करती है। इंदिरा नूई ने 12 साल तक पेप्सिको का CEO के रूप में काम किया है और 24 साल तक उन्होंने एक मतलब जो भी काम करना है 24 साल तक पेप्सिको के अंडर में काम किया है। तो आप देख सकते हैं इंदिरा नूई के बारे में, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर्स, उनके व्यक्तित्व लिखा गया है पुस्तक से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर अजय माथुर, अमन मिश्र, इरजैटी श्रीनिवास, A.K. राय। सही उत्तर है डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उनका कार्यकाल 4 साल का होगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी के जगह महानिदेशक बनाया गया है, जिन्होंने अभी अपना कार्यकाल पूरा किया है। और डॉक्टर अजय माथुर जलवायु परिवर्तन में प्रधानमंत्री के परिषद का सदस्य है। अब अजय माथुर के बारे में जितने भी सारा दिया हुआ था तो मैंने एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया है, आप इसे भी पढ़ लें। ओके, तो ये क्या है? महानिदेशक है अजय माथुर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो IG, इसको बोलते हैं IG, महानिदेशक के रूप में ग्रहण किया है। वो 4 साल का होगा। ओके, नेक्स्ट, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया जिनेवा, रोम, पेरिस, नैरोबी। सही उत्तर है जिनेवा। संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए 1889 का इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का स्थापना की गई थी। अंतर संसदीय संघ का अध्यक्ष श्री दावर्ते टिपाचे ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था और सभा की कार्यवाही देखी। IPU ने 169 संसद सदस्य और 13 सहयोगी सदस्य हैं। तो देख सकते हैं IPU क्या है। IPU में 169 सदस्य हैं, 13 सहयोगी सदस्य हैं। ये संसद सदस्य 169 है और इनका क्या है? जिनेवा। अंतर संसदीय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। याद रखेंगे। और किस चीज़ का बढ़ावा देता है? तो शांति का बढ़ावा देता है। और मैंने ये भी मेंशन कर दिया, इनका अध्यक्ष क्या है? श्री देवारती टिपाची। इनका नाम ही कुछ अलग है, अटपटा लग रहा होगा, तो टेढ़ा मेढ़ा है, बट नाम तो यही है, श्री देवारती टिपाची। दीक्षा वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? दीक्षा वेब पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ? तो आप ऑप्शन में देख लें, शिक्षा मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE स्कूलों के शिक्षक और छात्रों द्वारा बनाई गई है 100+ कॉमिक पुस्तकों को शुभारंभ किया। कॉमिक्स जो NCERT पुस्तक से विशेष से साथ हैं, ये किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें व्हाट्सएप चैट के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल अभी भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है। अभी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए हैं।
तो आप देख सकते हैं मई और जून में कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ गठन हुआ था, कैबिनेट मंत्री कुछ चेंज हुए थे, ठीक है ना। और उस चेंज में उनकी जो पद है, जो उनकी जो कैबिनेट मंत्री है, मंत्रालय है, अलग अलग चेंज कर दिया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय किसी और को दे दिया गया और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री किसी और को बना दिया गया। तो आप रमेश पोखरियाल अब भी करंट में क्या है, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। और अभी शिक्षा मंत्री क्या है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। ओके, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला, अजीत डोभाल, कुमार मुर्मुरे, सुनील सिंह। सही उत्तर है विजय सांपला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जाने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 2014 से 19 तक केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। रामशंकर कठेरिया पहले एनएससी का प्रमुख थे। हालांकि मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेनेशन बोल रही हूँ, अगर मैं चाहती तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन में तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, बट जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना खास ये नहीं है। आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर जानने से भी आपका काम बन जाएगा। तो सही उत्तर है विजय सांपला। और विजय सांपला अभी हाल में ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष को रूप में कार्यभार संभाला है। किन्होंने, विजय सांपला ने। और ये पहले क्या थे, तो 2014 से 2019 तक इन्होंने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। और अब जो है रामशंकर कठेरिया पहले एनएससी का प्रमुख थे। अब जो विजय सांपला बने हैं उनसे पहले रामशंकर कठेरिया थे एनएससी का प्रमुख। तो याद रखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला। तीसरा जन औषधि दिवस समारोह किस दिन शुरू हुआ है। अब ये दिवस जो है, बहुत सारे लोग दिवस तो सिंपल वे में जानते हैं, तो ये जन औषधि दिवस है। तीसरा जन औषधि दिवस समारोह अभी हुई थी, तो किस दिन शुरू हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ 1 मार्च 2021, 28 फरवरी 2021, 27 फरवरी 2021, 26 फरवरी 2021। तो सही उत्तर है वह 1 मार्च, मतलब 1 मार्च 2021। तो तीसरा जन औषधि समारोह 1 मार्च 2021 को शुरू हुआ। एक सप्ताह के चलने वाली इस समारोह का समापन 7 मार्च 2021 को होगा। और समारोह में चिन्हित करने के लिए जन औषधि केंद्रों ने जन स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित भी किया, जहां से गतिविधियां के रूप में शुगर लेवल चेक और ब्लड प्रेशर चेक और मुफ्त दवा का वितरण भी शामिल है। तो आप देख लिए एक्सप्लेनेशन में मैंने डाल रखा है कि जन औषधि दिवस कैसे, मतलब कब कब मनाया गया और इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया गया है। स्टारशिप मिशन किस देश के द्वारा विकसित किया गया था, तो आप ऑप्शन देखिए, यूके, चीन, रूस, यूएस। सही उत्तर है अमेरिका। स्टार मिशन को संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका में स्थित एक फॉर्म स्पेस एक्स द्वारा विकसित किया गया था। स्पेस एक्स स्टारशिप सिस्टम पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य 2 स्टेज 2 ऑर्बिट हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जो सिस्टम में सुपर हैवी नामक बूस्टर चरण भी शामिल हुई है। वाहन का दूसरे चरण को स्टारशिप कहा जाता है। वाहन का ये दूसरा चरण को स्टारशिप कहा जाता है। ओके, और ये जो बूस्टर चरण है वो पहला चरण है, ठीक है ना। पहले चरण में क्या है, तो इसमें चरण में 2 स्टेज 2 ऑर्बिट हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन किया है उन्होंने। और किसने लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स ने, अमेरिका का एक निजी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस एक्स। और इसका जो मेन जो सीईओ है वो एलन मस्क है। तो आप देख सकते हैं स्पेस एक्स का। नेक्स्ट, कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है, तो यूके। फर्स्ट ऑप्शन है यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। सही उत्तर है फ्रांस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्य उत्तर स्वीकृति प्रदान की है। समझौता ज्ञापन में वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों का आदान प्रदान, प्रशिक्षण, सूचना डाटा, कार्यशाला और सेमिनार को संगठन से अनुसंधान परियोजना शामिल है। कहने का मतलब है कि अक्षय ऊर्जा जो सहयोग से संबंधित जो भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है उसका फ्रांस सरकार ने किया है। और फ्रांस सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर इन्होंने इस बात को समझौता ज्ञापन हुआ है, एमयू। और
समझौता ज्ञापन में वैज्ञानिक तकनीकी कमियों को भी देख लेते हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण को, सूचना डाटा को भी, कार्यशाला भी, सेमिनार का भी संगठन सेमिनार भी करवाया और सूचना डाटा का आदान प्रदान भी किया, तकनीक कर्मियों को भी आदान प्रदान किया, उन्होंने प्रशिक्षण भी दिलाया वैज्ञानिक तरीके से। तो आप देख सकते हैं, तो अनुसंधान ये परियोजना ये संगठन का ही एक अनुसंधान परियोजना है। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र के शासित प्रदेश में स्थित है? तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। सही उत्तर है कर्नाटक। नागरहोल टाइगर रिजर्व जिसे पहले राजीव गांधी के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, कर्नाटक में एक वन्य जीव अभ्यारण्य जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की हिस्सा है। इसका नाम नागरहोल नदी पे नाम पर रखा गया, जो सरपेट रिवर के लिए कन्नड़ शब्द है। रिजर्व हाल ही में एक बड़ी जंगल की आग में गिरा हुआ था, जो कई एकड़ और नष्ट हो गया। तो नागरहोल के बारे में आप देख लें, इसका आंसर है कर्नाटक। भारत के मार्केट किस निकाय द्वारा शुरू किया गया ई कॉमर्स पोर्टल है? जो भारत में जो मार्केट है ई कॉमर्स का, वो किस निकाय के द्वारा शुरू किया गया है? तो फिक्की, केवाईसी, कैट, टाइफेड। सही उत्तर है कैट। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सशिप व्यापारियों के निकाय ने अपनी आगामी कॉमर्स पोर्टल ई कॉमर्स पोर्टल भारत में ई मार्केट के लिए विक्रेताओं का ऑन बोर्ड करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है ना, भारत यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, इसे आप ज़रूरत नहीं था यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो एप्लीकेशन लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, किस लिए किया? तो विक्रेताओं के लिए, इस ई मार्केट के थ्रू जो भी उत्पादन होंगे उनको विक्रेता इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो बेच सकेंगे बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है ना, और भारत का जितने भी उत्पादन होते हैं उत्पाद को बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एप्लीकेशन को व्यवसाय और सेवा प्रदाताओं को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और खुद वर्चुअल शॉप पे दुकान बनाने के सक्षम बनाएगा। अपनी दुकान बनाने के लिए कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, उनको भी एक हेल्प के तौर पर सरकार ने दुकान बनाने में मदद करेगी और उस दुकान में जितने भी सारे उत्पाद होंगे उसे वहाँ इस एप्लीकेशन के माध्यम से बेचा जाएगा सभी जगह। तो ये है ई कॉमर्स पोर्टल। किस बॉलीवुड अभिनेता WEF का यंग ग्लोबल लीडर सूची में नामित किया गया था? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सही उत्तर है दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोगों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हुए हैं। 40 वर्ष से कम आयु की दुनिया का सबसे होनहार कल के नेताओं में चुना गया है, जो दूसरों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अभियान गतिविधियों में शामिल होता है। तो आप देख सकते हैं दीपिका पादुकोण चुना गया है, नामित किया गया है। और इसको कैसे नामित करते हैं तो इसका तरीका भी मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है कि बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भारतीय नागरिक, भारतीय मूल लोगों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संकलित यंग ग्लोबल में शामिल 40 वर्ष से कम, जितने भी 40 वर्ष से कम आज की दुनिया में जो भी होनहार या जो भी नेता या भी जो भी सेलिब्रिटीज़ कार्य करते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अभियानों में गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, उसे चुना जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स के रूप में। ओके, एक्सप्लेनेशन ये है। कार्बन सीमा ओके, कार्बन सीमा समझौते जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस वैश्विक संघ द्वारा प्रस्तावित किया गया? अब इस उत्तर ऊपर सुधारना होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्डिंग आ गया है, टाइपिंग हो गया है। ठीक है ना, इसका ऑप्शन दिया हुआ G7, G20, यूरोपीय संघ, क्वाड। सही उत्तर यूरोपीय संघ। यूरोपीय आयोग ने दिसंबर 2020 में यूपी ग्रीन डील जारी की है और पहली बार हीरो पर जलवायु कानून का प्रस्ताव करने का लिए मार्च 2021 का समय सीमा निर्धारित का दस्तावेज कार्बन सीमा समझौते को लागू करने की योजना पर प्रकाश डालता है। कहने का मतलब है कि यूरोपीय संघ ने जो 2020 में यूपी ग्रीन डील जारी की है, अब तो समझ रही हैं कि अभी ये जलवायु को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित हैं, तो उससे रिलेटेड जो कार्बन संबंधित जो भी अपनी अपनी खुद देश लोग प्रस्ताव ला रहे हैं, तो ये पहली बार जलवायु कानून का प्रस्ताव लाया गया है जो मार्च 2021 में लाया गया है। ओके, और इसका जो कार्बन सीमा समझौते को लागू किया गया है कि कितने
लास्ट तक, कितने लास्ट तक इसको कार्बन को कम किया जाएगा, इसको उपयोग कम किया जाएगा और इसको कम रिसाव से बचना है। अर्थात उद्देश्य कम निर्धारित देशों से कम रिसाव से बचना है, मतलब इसको यूज बहुत कम करना है। इसका यूज अगर आप नहीं करोगे तो कार्बन उत्सर्जित नहीं होगी, कार्बन उत्सर्जित नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग में जो समस्या आ रही है उसकी समस्या नहीं बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग का जो समस्या आ रही है दिन प्रतिदिन अभी नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने कोई विशेष तौर पर पॉइंट बाई पॉइंट जलवायु विशेष के तौर पर कानून प्रस्ताव लाया है, जिनमें जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों के आधार पर जारी रखने की संभावना है। कहने का मतलब है कि जीवाश्म ईंधन का जो आधारित ऊर्जा स्रोत आती है उसे जारी रखा जाएगा, बाकी चीज़ों के लिए थोड़ी सी समझौता कर और लागू करने का बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा समझ में अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सुधारा जाएगा। ओके। 33 महानदी गोदावरी लिंक पर सहमति जताने वाली नदियों को आपस में जोड़ने पर कार्यबल ILR के अध्यक्ष कौन है? ओके, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है श्री राम देरे, एस के हल्दर, भोपाल सिंह, रजनीश देव बर्मन। सही उत्तर है श्री राम बेदेरे। नदियों को जोड़ने वाले कार्यबल ILR के न प्रस्तावित महानदी गोदावरी लिंक पर अंतिम विस्तृत परियोजना है, रिपोर्ट तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है और कहा है कि समूह ने परियोजना का लिंक नहर के माध्यम से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश द्वारा आवंटित गोदावरी जल का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है। टास्क फोर्स के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्रालय का सलाहकार श्री राम बेदेरे। अब श्री राम बेदेरे कौन है भाई? तो आप देख सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय के सलाहकार श्री राम बेदेरे। फ्रेंड्स, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ बीच में ही कि किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है जो अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ हमें आप बताएं कमेंट के माध्यम से, मैं उससे थोड़ी सी कम करूँगी। और हिंदी है तो थोड़ी हिंदी भाषा में प्रॉब्लम हो रही है, बाय मिस्टेक वर्डिंग एक्स्ट्रा हो जा रही है या फिर कहीं छूट भी जा रही है या किसी जगह पर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया जा रहा है, टाइपिंग से प्रॉब्लम है। ओके, तो प्लीज़ आगे जो भी वीडियो बनेगी अब इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फिर से ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से मैंने टाइपिंग की तो फिर भी थोड़ी बहुत छूट गई है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कोशिश करेंगे कि ना हो। 34 फॉल आर्मी वर्म AW के फसलों पर संक्रमण हाल ही में किस स्थान पर बताया गया है? फॉल आर्मी वर्म जो AW का जो फसल है ये एक तरह से संक्रमित कर देते हैं और वो अभी किस स्थान पर आया हुआ है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है चेन्नई तमिलनाडु, लखनऊ यूपी, वायनाड केरल, नेन्नौल आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर वायनाड केरल। हाल ही में केरल के वायनाड में फॉल आर्मी वर्म ACW का प्रकोप देखा गया है। ठीक है, तो जिससे उस स्थान पर फसलों का अधिक नुकसान हुआ और मक्का और केला की खेती पर हमले की सूचना भी मिली। इसी राज्य के जो कृषि विभाग है ना उसने किसानों को इस बात पे सलाह जारी की। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन सिंपल है। किस कंपनी ने नई दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू जैसा जेट प्रोटोटाइप का विकसित किया है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है एयरबेस, बोइंग, टेस्ला, NSIL। तो सही उत्तर है बी बोइंग। अमेरिकी एयरोस्पेस अपनी बोइंग ऑस्ट्रेलिया में रॉयल विगमन नामक एक पायलट रहित लड़ाकू जैसे जेल प्रोटोटाइप विकसित किया है। विमान ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी। इस मॉडल को इसकी अमेरिकी वायुसेना स्काईबोर्ग प्रोटोटाइप का आधार पर इस्तेमाल किया जाना है। ये 50 से अधिक वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला सैन्य विमान है। ऑस्ट्रेलिया होगा और छूट गई है। ओके, तो बी बोइंग है इसका आंसर क्या होगा? जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है पायलट रहित लड़ाकू, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में रॉयल विगमन नामक जो ये है नामक एक पायलट है, पायलट रहित लड़ाकू, वो जो लड़ाकू जैसे जेल प्रोटोटाइप विकसित किया है। विमान ने हाल ही में पहली उड़ान भरी है। इस मॉडल के इसके अमेरिकी वायुसेना स्काईबोर्ग का प्रोटोटाइप के आधार पर इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है आप समझ सकते हैं अमेरिकी एरोस्पेस जो है कंपनी बोइंग ने क्या तैयार किया है। तो ऑस्ट्रेलिया में रॉयल विगमन नामक एक पायलट है जो लड़ाकू रहेंगे बट उसमें पायलट नहीं होंगे, तो वो बिना पायलट के ही वो लड़ाकू जो भी जहाँ उड़ान है, पहली उड़ान जो जहाज है वो चलेगी बिना पायलट का। ओके,
बिना पायलट का ही चलेगी। इस बेस पे जेल प्रोटोटाइप का विकसित, उसका नाम क्या है इस बेस का, तो जेल प्रोटोटाइप का है। और विमान ने जो उड़ान भरी है, तो इस पहली उड़ान भर भी चुकी है, और इस मॉडल को जो तैयार किया है अमेरिकी वायुसेना स्काईबोर्ग प्रोटोटाइप के आधार पर ही तैयार किया गया है। ओके, और इस 50 से अधिक वर्षों तक इसको डिजाइन करने में, निर्माण करने में थोड़ा लगा है, और होने वाला पहला सैन्य विमान भी है, और ये पहला सैन्य विमान भी है। कोशिश तो किया गया है और उड़ान भी भरी है और सफलतापूर्वक परीक्षण भी हो गया है इस बात का। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ जिले की राउरकेला ने भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम आधारशिला रखी, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का नाम पर रखा गया। यह स्टेडियम 1 साल में बनकर तैयार होगा। बता दें कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी भुवनेश्वर और राउरकेला में ही की जाएगी। यह राउरकेला के बीच पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में 15 एकड़ भूमि में किया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन आप देख लें इसका क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरन धर्मांतरण से संबंधित कौन से राज्य विधानसभा अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक 2021 में पास किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधानसभा में पास कराया गया। यह धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाया गया ताकि लव जिहाद को बढ़ती हुई घटना को प्रभावी कार्रवाई किया जा सके। और यह भी कहा गया कि विवाह के जरिए एक दूसरे को धर्म में भी परिवर्तन कठोर अपराध की श्रेणी में होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का महिला जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले में भी कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक कारावास, कम से कम 25,000 जुर्माना होगा। तो मैंने एक्सप्लेनेशन डाल रखा है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लें। ओके, किस भारतीय ने 2020 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ विनेश फोगाट, पीवी सिंधु, कोनेरू हम्पी, मेरी कॉम। ओके, तो सही उत्तर है कोनेरू हम्पी। भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने 2020 के लिए बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार एक सार्वजनिक वोट पर आधारित था। हाँ, धावत दूती चंद, निशानेबाज मनु भाकर, पहलवान विनेश फोगाट, हॉकी कप्तान रानी रामपाल को हराया। और हम्पी ने 2 साल के मैटरनिटी ब्रेक के बाद दिसंबर 2019 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 2020 में कैंस कप भी जीता। तो आप देख सकते हैं कैंस कप किसने जीता, कोनेरू हम्पी ने, और 2020 में, और 2019 में क्या विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में जीती। तो देख सकते हैं, सॉरी 2020 के लिए बीबीसी, 2021 के लिए नहीं, 2020 के लिए बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव, फर्स्ट ऑप्शन गुड़गांव, चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी। 4 ऑप्शन दिया हुआ, सही उत्तर क्या है? लखनऊ। ICAR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ में स्थित है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय IICR का ड्रोन का उपयोग करने के लिए सशक्त छूट दी। इस संस्थान ने ड्रोन का प्रयोग करके गन्ने की फसल का कीट और रोगों को नियंत्रित करने के लिए लॉन्चर के समाधान पर मूल्यांकन करने का परीक्षण भी करेगा। तो ये आधार पर उन्होंने छूट भी दिया है, ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इस IICR का ड्रोन का उपयोग करके इसका जितनी भी सारे कीट या रोग जो भी है उसको नियंत्रित किया जाएगा। ओके, और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसका क्या है, कहाँ पर ये संस्थान स्थित है? तो लखनऊ। याद रखेंगे, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। रसिन बांध और चिल्लीमल बांध का निर्माण भारत की किस राज्य में किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने राज्य के 2 बांधों का निर्माण किया है, अर्थात चित्रकूट जिले में रसिन बांध और चिल्लीमल बांध। इन बांधों को उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इनका जल संरक्षण का चित्रकूट जिले के लोगों को मौजूदा पानी की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। कहाँ है रसिन बांध और चिल्लीमल बांध? तो ये है उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, आपको लगेगा कि ये पूर्वी भारत की तरफ है, बट ऐसा कुछ शब्द है। ओके, लेकिन नहीं, इसका उत्तर प्रदेश है आंसर।
जेंडर बजट पेश करने की योजना की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अब जेंडर बजट पेश करने का ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है किसी एग्जामिनेशन में, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आंसर क्या, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार घोषणा की है कि वह विधानसभा का बजट सत्र में लैंगिक बजट पेश करेगी। नई पहल के तहत राज्य विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए आवंटन और महिला कल्याण पे खर्च किए गए धन से संबंधित भी डाटा प्रदान किया जाएगा इस लैंगिक बजट। ओके, नेक्स्ट। किस नीति ने 1 जून 2024 से 20 वर्ष से अधिक पुराने नीति वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा? तो ये हाल फिलहाल की क्वेश्चन ही है, तो आप इसे देख सकते हो। ऑप्शन क्या दिया हुआ? नई वाहन नीति, उत्सर्जन नियंत्रण नीति, भारत चरण 7, वाहन स्क्रैपिंग नीति। सही उत्तर है वाहन स्क्रैपिंग नीति। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा घोषित नई वाहन स्क्रैपिंग नीति अनुसार 20 साल से अधिक नहीं होगा यहाँ पर। ओके, नहीं होगा। नई वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों का 40 शारीरिक फिटनेस परीक्षण विफल होने की स्थिति में 1 जून 2024 से पंजीकृत किया जाएगा। और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 1 अप्रैल 2023 से 15 वर्ष के पुराने वाहनों को पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है। 15 वर्ष के जितने भी पुराने वाहन हैं उनकी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, वाणिज्यिक वाहन। और जितनी अधिक पुराने जो निजी वाहन चल रही हैं उनकी फिटनेस का परीक्षण किया जाएगा। अगर उनमें विफल होगी तो 1 जून 2024 से पंजीकृत किया जाएगा। ओके, ये है वाहन स्क्रैपिंग नीति इसका आंसर। कौन सी संस्था स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल रिपोर्ट प्रकाशित करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, संयुक्त राष्ट्र, ADB। सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। ओके, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों में विभाग ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल रिपोर्ट का नया संस्करण प्रकाशित किया। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के स्वदेशी लोग जैव विविधता में लगभग 80% इन क्षेत्रों में रहते हैं, और लेकिन उनमें से कई अभी भी इस भूमि और संसाधनों पर अपनी कानूनी अधिकारों को दावा बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल जो होते हैं उसका सिंपल से याद रखेंगे आप, संयुक्त राष्ट्र। तो ऑप्शन थर्ड है संयुक्त राष्ट्र। और ये किस आधार पर इनको निकाला जाता है तो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना 1 मई 2021 को शुरू की जाएगी। इस योजना के आने वाले वित्तीय वर्ष 3,500 के व्यय के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम दिया जाना है। योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन उत्तर प्रदेश। 45 फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन का कौन से संस्करण का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन है 15वें, 12वें, 14वें, 16वें। तो आंसर है 4, 16वें। फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन को 16वें संस्करण आयोजन के शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया है। तो इसी कौन सी मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ओके, और दोनों वाणिज्य उद्योग महासंघ के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 25 फरवरी और 2021 को किया है। इसका विषय है उच्च शिक्षा 2030 राइज। इसका जो विषय है उच्च शिक्षा /2030 राइज। इसका राइज का मतलब क्या हुआ? रीजनल्स इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंटरप्राइज। तो आप देख सकते हैं। ओके, मैंने सारा चीज़ को मेंशन किया इसमें। हाइपर इन्फ्लेक्शन किस देश ने बड़ी मूल्य को बैंक का नोट जारी किए हैं? हाइपर इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड किसी देश का बहुत बड़ी अभी आई थी न्यूज, तो उनका न्यूज तो मैंने इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट लेवल में एग्जामिनेशन में तो पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ईरान, वेनेजुएला, सूडान, CAR। सही आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने हाल ही में अति मुद्रास्फीति के कारण बड़े मूल्य का वर्ग बैंक नोट जारी किया है। दक्षिण अमेरिकी देश का बॉलीवर मुद्रा मूल्य जबरदस्त रूप से कम हो रहा है।
2 लाख 5 लाख बॉलीवर का बिल जिनकी कीमत 10 और 27 यूएस सेंट है देश में प्रसारित होने लगे हैं। केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक ने भी मिलकर रोकने की योजना बनाई गई है। इसकी कीमत 50 अमेरिकी सेंट है। ओके। सेंट मुद्रा की एक इकाई, इसका प्रचलन बहुत से देशों में है। अब सेंट क्या है, बार बार सेंट के यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो आप लोग सोचेंगे सेंट होता क्या, सेंट किसी का ये है मुद्रा है क्या? नहीं, मुद्रा की एक इकाई है ये। इसका प्रचलन बहुत से देशों में है। सेंट का विभाजन होती है अक्सर मुद्रा एक इकाई, मुद्रा इकाई के 1/100 के भाग के रूप में, जैसे कि अमेरिकी डॉलर के बराबर 100 सेंट है ना। तो ये मुद्रा की एक इकाई है सेंट। तो इसकी कीमत 50 अमेरिकी सेंट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने ऊर्जा स्वराज यात्रा बस विकसित की है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बेंगलुरु। सही उत्तर आईआईटी बॉम्बे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनर्जी स्वराज यात्रा बस की सवारी की है। इस बस में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी विकसित किया गया है। सोलंकी और उन्होंने विकसित किया है और सौर ऊर्जा से चलता है, जो पूर्ण कार्य सह आवासीय इकाई है। कहने मतलब इनका जो कार्य है पूरी आवासीय के तौर पर ही लगेगा। ये जो एनर्जी स्वराज यात्रा जो बस है बिल्कुल घर की तरह लगेगा और ये सौर ऊर्जा से चलती है। और इनकी आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर जो है डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, उन्होंने इनको विकसित किया है। तो याद रखेंगे आप, एनर्जी स्वराज यात्रा बस कहाँ है? आईआईटी बॉम्बे से द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ओके, यहाँ पर म्यांमार होगा, वही हम सोच रहे कि अचानक ये शब्द कहाँ से आ गया। कौन सा राज्य म्यांमार ओके फ्रेंड्स, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? अब इसको सुधार लेंगे। असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। आंसर है मिजोरम। मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मिजोरम की मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने केंद्र से म्यांमार के राजनीतिक शरणार्थियों को राजनीतिक शरण देने के लिए कहा। और इससे पहले कि गृह मंत्रालय ने निर्देश दे दिया कि राज्य सरकार के पास अभी किसी भी विदेशी शरणार्थी दर्जा देने के कोई अधिकार नहीं है। और भारत के 1951 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन इसकी 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता भी नहीं। कहने का मतलब है कि ना शरणार्थी का दर्जा देने का कोई अधिकार दिया, राज्य सरकार साफ मना कर दिया कि कोई विदेशी को शरणार्थी दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने 1951 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन भी किया था 1951 में, और फिर 1967 से इस प्रोटोकॉल पर कोई हस्ताक्षर भी नहीं हुआ है, जो कि उसको वहां से राजनीतिक शरणार्थी को यहाँ पर राजनीतिक शरण दिया जाए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषण पखवाड़ा 2021 मनाता है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ऑप्शन है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस वर्ष 16 से 31 मार्च तक वर्ष 2021 को लिए पोषण पखवाड़ा मना रहा है। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा के दौरान मुख्य फोकस खाद्य वानिकी के माध्यम से पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना होगा। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। तो याद रखें कब शुरू हुआ है, तो 8 मार्च 2018 को, और प्रधानमंत्री द्वारा, और पोषण से संबंधित सारी चुनौतियों का समाधान करेगा ये पोषण पखवाड़ा। इसी बात को ध्यान रखकर इन्होंने ये पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया है। किसके द्वारा किया है? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ओके, तो फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन है 50 है। और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई है, किसी जगह पे वर्ड का मिस्टेक हुई है, जो कि मैंने पहले बोल दिया, और उससे मैं कोशिश करूँगी कि आगे आने वाली वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से हो सब चीज़। और अगर किसी भी तरह का फिर भी अगर डाउट है या सुधार करना है इसको लेकर भी किसी भी जगह पे, तो प्लीज़ हमें आप बताएंगे, मैं उसी हिसाब से सुधार करूँगी। अगर आप बोलेंगे एक्सप्लेनेशन कम देने के लिए, तो मैं एक्सप्लेनेशन कम दूँगी। तो ओके, अब ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि 50 से क्वेश्चन ओवर हो गया, बहुत लंबा वीडियो भी चली जाएगी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।